Dear students, today I starting chapter 2 of physics जिसका नेम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, चैप्टर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। प्रीवियस में हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था जिसका नेम था मोशन। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हम फोर्स के बारे में और लॉज ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फोर्स क्या होता है? इट इज़ अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। क्या होता है? इट इज़ अ पुश और पुल, हम किसी चीज़ को खींचते हैं या किसी चीज़ को धक्का देते हैं। ठीक है, पुश करते हैं या पुल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसमें कुछ एक्सीलरेशन और बॉडी का जो एक्सीलरेशन होता है वो भी काम करता है। ठीक है, तो कुछ हमारा जो बॉडी का मास होता है और एक्सेलरेशन होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं या किसी चीज़ को हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं, तो क्या होता है? उसमें से कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बॉडी में से, उसी को क्या बोलते हैं? हम फोर्स बोलते हैं। F = m। सो SI यूनिट क्या होती है फोर्स की? न्यूटन। ठीक है, SI यूनिट होती है फोर्स की न्यूटन, जिसको हम N से डिनोट करते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि SI यूनिट क्या होती है किसी भी पॉइंट की। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन एंड दिस इज़ डिनोटेड बाय N, कैपिटल N। अ फोर्स कैन डू 3 थिंग्स ऑन अ बॉडी। क्या क्या फोर्स करता है? एक किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स का क्या क्या काम होता है? इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। क्या कर सकता है फोर्स? अगर हम मान लीजिए कोई भी बाइसाइकिल या कोई भी आप बॉल ले लीजिए, उसको पहले तो हम धीरे धीरे लेकर के जा रहे हैं फुटबॉल को, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, उस पर तेज़ी से फोर्स लगाया उस बॉल के ऊपर, तो वो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, वो तेज़ी से चलने लगेगी। और मान लीजिए अगर आप पहले तेज़ से बॉल को किक कर रहे थे और बाद में आपने क्या किया, उस पर कम फोर्स लगाई, तो वो क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड जो थी वो कम हो जाएगी। इसके नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। और फोर्स से हम जिस तरह से उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं, उसी तरह से हम डायरेक्शन भी बॉडी का चेंज कर सकते हैं। इट कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी। फोर्स की वजह से हम शेप भी बॉडी का चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक रबर की बॉल है, आप उसको पुश करेंगे तो क्या होगी? उसकी शेप चेंज हो जाएगी ना। तो इसी को बोलते हैं कि जब हमने फोर्स अप्लाई किया, अपने फिंगर से हमने फोर्स अप्लाई किया बॉल के ऊपर, तो क्या हुआ? उसकी शेप जो थी वो चेंज हो गई। तो यही था कि फोर्स होता क्या है, उसकी यूनिट क्या थी और वो क्या क्या बॉडी पर कर सकती है, फोर्स की वजह से क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। अब नेक्स्ट देखते हैं इफ़ेक्ट क्या होते हैं फोर्स के किसी भी बॉडी के ऊपर। तो फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब जिसे मान लीजिए कोई भी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मीन्स जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप है, अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या होगा कि फोर्स से हम क्या कर सकते हैं? उस ऑब्जेक्ट को हम मूव करा सकते हैं। ठीक है, आपकी बाइसाइकिल है जो खड़ी हुई है, आपने उसको क्या कर दिया? पहले तो वो स्टेशनरी थी, खड़ी हुई थी अपनी जगह पर, लेकिन आप उसको मूव करा देंगे तो वो किस तरीके से मूव होगी? जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे वो मूव नहीं हो सकती, लेकिन आप अगर उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मूव हो जाएगी। और नेक्स्ट है फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आप बाइसाइकिल चला रहे हैं, आपने उस पर फोर्स लगाई और उसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। और हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, स्पीड भी चेंज कर सकते हैं और शेप भी चेंज कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये सारे हो गए इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब इसके बाद अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं? 2 टाइप्स के फोर्स होते हैं। फर्स्ट इज़ बैलेंस्ड फोर्स, सेकेंड इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। सो बैलेंस फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ये अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे। तो फर्स्ट है आपका बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है? इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेज इज इक्वल टू 0 देन इट इज़ कॉल्ड बैलेंस फोर्स। जैसे मान लीजिए फोर्स, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि फोर्सेज आर सेड टू बी बैलेंस फोर्स इफ़ दे नलीफाई वन अनदर एंड देयर रिजल्टेंट फोर्स इज 0।
जब क्या होता है कि रिजल्टेंट फोर्स जो होता है, दोनों फोर्सेस जो होती हैं वो ज़ीरो के इक्वल हो जाती हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये टेबल पर एक बुक रखी हुई है। ठीक है, बुक रखी है, तो आप क्या कर रहे हैं, इस साइड से भी इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, इस साइड से भी इसको पुश कर रहे हैं। दोनों साइड से आप जब इसको पुश करेंगे तो क्या होगा, बुक तो वहीं की वहीं रह जाएगी ना। तो मान लीजिए आप इधर से भी 25 न्यूटन की फ़ोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी 25 न्यूटन का फ़ोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जो 25 माइनस 25 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये जो बुक थी वो तो आपकी वहीं की वहीं रह गई, तो आपकी जो फोर्स थी वो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेज इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जो हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स वो दोनों किस डायरेक्शन में होती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। इस वजह से क्या होता है कि वो जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स आती है वो क्या होती है, ज़ीरो आ जाती है। इसी को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। इसी तरह से आपका नेक्स्ट टाइप है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब क्या होता है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन इट इज़ कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, जब हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो ज़ीरो से ज़्यादा होगी तो उसी को हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉक्स है, इस साइड से आप क्या कर रहे हैं, 150 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इस साइड से 25 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब हम क्या करते हैं, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस लगती हैं तब क्या होता है कि इन दोनों को हम किस तरह से निकालते हैं, जैसे अभी हमने पीछे माइनस करके निकाला था, सेम उसी तरह से हम यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस करके निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली जो फोर्स है जो ज़्यादा है 150, उसमें से हम 25 को माइनस कर देंगे। जब हम उसमें से 25 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 125 न्यूटन। तो इसी को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जिसमें हमारी जो फोर्स होती है वो ज़ीरो से ज़्यादा आती है। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट, ये तो हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, अब हम यहाँ पर फोर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सो फोर्स की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विद मास दैट कॉजेज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। तो फोर्स का मतलब क्या होता है, इसमें देखिए आपको दो चीज़ें देखने को मिली होंगी, एक तो मास हो गया, दूसरा क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी तो मैंने आप लोगों को बताया था, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, हमारी टू वेलोसिटीज़ होती है। एक हमारी होती है इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, और एक हमारी होती है फाइनल वेलोसिटी, जिसे हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो वेलोसिटीज़ होती हैं। तो जब हमारा चेंज इन वेलोसिटी होता है तो हमने इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। क्या पढ़ा था हमने, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू a, यही तो पढ़ा था हमने यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू ma, आपका मास आ गया, और चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्यों आया वो अभी मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, चेंज इट्स वेलोसिटी। तो चेंज इट्स वेलोसिटी हमने अभी आपको बताया कि पूरा फार्मूला v माइनस यू अपॉन टी जब ये होगा तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन होता है तो f इज़ इक्वल टू आपका फार्मूला क्या होता है, f इज़ इक्वल टू ma। f इज़ इक्वल टू ma ये आपकी होती है यूनिट, लेकिन आपकी SI यूनिट जो अभी हमने प्रीवियस में भी बताया क्या होती है, SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। ओके, न्यूटन जिसको अगर हमें डिनोट करना होता है तो वो हम कैपिटल N से इसको डिनोट भी करते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉज ऑफ मोशन। ओके, लॉज ऑफ मोशन में क्या है,
आपके 3 लॉज ऑफ मोशन होते हैं। फर्स्ट इज़ लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो 3 लॉज होती हैं मोशन की। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर ये लॉ होगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ के बाद हम क्या पढ़ेंगे, इनर्शिया एंड मोमेंटम। इसके बाद हम थर्ड एंड फोर्थ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो मोशन की फर्स्ट लॉ क्या होती है, An object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless acted upon by an external unbalanced force। तो फर्स्ट लॉ में यही बताया जाता है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हम उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगा दें। मान लीजिए ये आपकी एक बॉल है, ठीक है, तो हम जब तक कि इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक कि ये आगे नहीं बढ़ेगी। मान लीजिए आपने इसको किक किया अपने लेग से तो ये आगे की तरफ भागेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। अब मान लीजिए यहाँ पर ये एक कार है जो कि मूव कर रही है, ठीक है, मोशन में है, चल रही है, और जब तक कि आप इस पर ब्रेक नहीं लगाएंगे तब तक कि ये नहीं स्टॉप होगी। तो इसी को क्या बोल देंगे कि जब तक कि हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा ना तो कोई चीज़ रुक सकती है ना ही कोई चीज़ आगे मूव कर सकती है। तो यही क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यही बात कही जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, इनर्शिया पढ़ेंगे। तो इनर्शिया भी सेम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की ही तरह है। इसमें भी क्या बताया गया है, इसमें भी सेम वही चीज़ बताई गई है। इनर्शिया क्या होता है, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन is called inertia. The mass of an object is a measure of its inertia. The SI unit is kg. तो ये inertia भी क्या कहता है कि जो नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो अगर वो उसके अंदर ये टेंडेंसी नहीं होती कि वो अगर रेस्ट पे है तो वो मूव करने लगे अपने आप, वो अपने आप मूव नहीं कर सकता, ठीक है, जब तक कि उसके ऊपर कोई अलग एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया आपका इनर्शिया। यहाँ पर एक पॉइंट हम और पढ़ लेते हैं, वो क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है उसको हम इनर्शिया क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि दोनों सेम ही होती हैं। जब न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी आपकी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई मूव हो रही है तो वो मोशन में ही रहेगी जो मोशन में है, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। लेकिन इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया भी वही होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो अपने आप से मूव कर सके या अपने आप से रुक सके, ठीक है। तो बात तो वही हुई, ना वो रुक सकेगी ना चल सकेगी, यही क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ में भी बोलते हैं और यही हमारे इनर्शिया में भी बोलते हैं। तो दोनों चीज़ें क्या हो गई हमारी, दोनों चीज़ें हमारी सेम हो गई, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। इट ऑल्सो कॉल्ड द पावर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट इज़ डोनेटेड बाई रो। ये पी नहीं है, ये क्या है, रो है, जो हल्का सा पी की तरह, पी की शेप में होता है लेकिन वो इस शेप में होता है, ठीक है, ये पी नहीं है, ये रो बोलते हैं इसको। तो मोमेंटम क्या होता है, पावर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की पावर को ही हम मोमेंटम बोलते हैं, क्योंकि मोमेंटम में क्या होता है, मास भी होता है और वेलोसिटी भी होती है। मोमेंटम इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ अदर मास और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपका मोमेंटम तभी इंक्रीज़ होगा जब आपका मास या वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। तो अगर मास किसी भी बॉडी का बढ़ेगा तो उसका मोमेंटम भी बढ़ेगा, अगर किसी भी बॉडी का ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम भी इंक्रीज़ हो जाएगा।
जैसे यहाँ पर है व्हीकल रनिंग विद हाई स्पीड हैज़ ग्रेटर मोमेंटम एज कम्पेयर टू व्हीकल रनिंग विद स्लोअर स्पीड, स्मॉल ऑब्जेक्ट मूविंग विद ग्रेट वेलोसिटी हैव हाई मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जांपल दिया गया है। मान लीजिए एक व्हीकल जो है वो बहुत ही तेज़ स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा, वो व्हीकल जिसकी स्पीड कम है, क्योंकि उसका मोमेंटम भी कम होगा। तो यहाँ पर जो मोमेंटम के बारे में तो पता चल गया, लेकिन इसका जो फॉर्मूला होगा वो किस तरीके से होगा, जो यहाँ पर आपकी इसकी डेफिनेशन लिखी है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी डेफिनेशन लिखी वो क्या लिखी है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, रॉ से, और मास को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, और वेलोसिटी को v से। तो यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा, रॉ इज इक्वल टू m इंटू वी। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसकी हम अगर SI यूनिट ले लें तो SI यूनिट क्या हो जाएगी, मास की यूनिट क्या होती है, kg, एंड वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो यही आपके मोमेंटम की SI यूनिट हो जाएगी। तो मोमेंटम हमने पढ़ लिया, इनर्शिया पढ़ लिया, फर्स्ट लॉ पढ़ ली। अब इसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज किसी भी ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो मान लीजिए यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है। ठीक है, ये कार है, इसका मास कितना है, m है। ठीक, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है जहाँ पर ये मूव अभी नहीं हो रही, अभी ये स्टार्ट करेगी चलना, तो इसकी जो वेलोसिटी अभी है वो क्या है, u है। ठीक है, इसी को इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। देन फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जब हम चलने लगती है। ठीक है, जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी हम उसे बोलते हैं। इसी तरह से इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, जो अभी इस कार का जो इनिशियल मोमेंटम क्या है वो mu है। ठीक है, इसका मास m1 और इसका जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, u। ठीक है, स्मॉल u, क्योंकि ये अभी क्या है, इनिशियल है। फाइनल मोमेंटम, इसी तरह से मोमेंटम तो m हो जाएगा, मास इसका क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, v बोलते हैं। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी mv एंड फाइनल मोमेंटम इसका mv हो जाएगा, लेकिन इनिशियल मोमेंटम इसका क्या होगा, mu होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज दोनों जो मोमेंटम है उनका रेट ऑफ चेंज। तो फर्स्ट मोमेंटम आपका क्या है, mu है, सेकेंड मोमेंटम आपका क्या है, mv है। ठीक है, और इनका रेट ऑफ चेंज बोला गया। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, नीचे क्या होता है आपका, टाइम होता है। ठीक है, टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। ठीक है, जब कहीं भी रेट ऑफ चेंज दिया होगा इसका मतलब डिवाइड में आपका क्या है, टाइम है। तो जो आपकी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम के चेंज में और टाइम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज दिया गया इसलिए यहाँ पर अपॉन में टाइम भी है। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से m को कॉमन ले लेंगे। हमने m क्या किया, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, v माइनस यू अपॉन में t आ गया। फिर ये जो आपको साइन देख रहा है इस तरह का, ये साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जितनी फोर्स होगी उतनी ही ये जो इसके सामने ये चीज़ें होंगी वो भी उसके इक्वल ही होंगी। ठीक, अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, जब प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल में चेंज हो जाता है, तब वहाँ पर कांस्टेंट आता है जो कि हम k ले लेंगे। ठीक है, k कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगर हम k की जगह पर यहाँ 1 रख देंगे तो f क्या आ जाएगा, f इज़ इक्वल टू ma। तो आपने पहले भी फोर्स का फार्मूला पढ़ा था, f इज़ इक्वल टू ma, इसी वजह से यहाँ पर भी क्या आ गया, f इज़ इक्वल टू ma।
लेकिन आपका ये जो यहाँ पर v माइनस यू अपॉन टी था, यहाँ पर ये क्या हुआ, v माइनस यू अपॉन टी आपने ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था। v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। इस वजह से यहाँ पर v माइनस यू अपॉन टी की जगह पर नेक्स्ट लाइन में आपको क्या दिख रहा है, a, एक्सेलरेशन दिख रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने a रख दिया है। यहाँ जो साइड में लिखा हुआ है उसको हमने क्या किया है, यहाँ पर लिख दिया है। इसको अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 बॉल हैं, एक बॉल आपकी है जिस दोनों का जो वेट है वो सेम है, ठीक, लेकिन हम जो फोर्स लगा रहे हैं, एक हमने किक करी 50 न्यूटन फोर्स से और दूसरी हमने किक करी 10 न्यूटन की फोर्स से, ठीक है। तो आप ये बताइए कि एक्सेलरेट कौन ज़्यादा होगी, कौन ज़्यादा दूर तक जाएगी, किसकी वेलोसिटी जल्दी से चेंज हो जाएगी, तो वो हमारी 50 न्यूटन की जिस पर हम फोर्स लगाएंगे वो हमारी जल्दी एक्सेलरेट होगी दूर तक और उसकी वेलोसिटी भी जल्दी चेंज हो जाएगी। तो इससे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब हमने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ पढ़ ली। अब इसके बाद लास्ट लॉ हमारी बची है, वो क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में अब हम पढ़ लेते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्या है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि जो कोई भी अगर हम एक्शन करते हैं, ठीक है, उसका हमें रिएक्शन कैसा मिलता है, इक्वल तो मिलता है लेकिन कैसा मिलता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम लोग बोट से उतर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम उससे बाहर आ रहे होते हैं तो क्या होता है, हम आगे की तरफ तो अपना पैर तो हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन हम अपना पैर आगे की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन जो नाव होती है, वो बोट जो होती है हमारी, वो कैसे, वो किस डायरेक्शन में, वो पीछे की ओर चली जाती है ना, लेकिन हम तो आगे की ओर जा रहे होते हैं। तो ये भी हमारा एक एग्जाम्पल हो सकता है जिसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि जो थर्ड लॉ होती है वो क्या बोलती है कि हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं वो हमको ऑपोजिट रिएक्शन देते हैं, उल्टे रिएक्शंस देते हैं। जैसे कि हम गन चलाते हैं तो गन में क्या होता है, हम पीछे की तरफ इसको मूव करते हैं ना, पीछे की तरफ मूव करते हैं, लेकिन जो आपकी गन से जो इसकी गोली निकलती है वो आगे की तरफ जाती है। तो इसमें भी क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में ही तो हुआ। जैसे कि यहाँ पर हुआ कि हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जो बोट होती है वो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। अब इसके आगे अब हम पढ़ेंगे, तो अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, ये हमारा इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो एक्शन और रिएक्शन होगा वो दोनों जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डिफरेंट होगा। ठीक है, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या बताएगा कि जो हमारी दोनों बॉडीज़ होती हैं उनसे जो हम फोर्स लगाते हैं, जो उनका रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है ना। जिस तरह से हम बोट से बाहर निकल रहे होते हैं तो हम बाहर की तरफ आ रहे होते हैं, आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी बोट होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, पीछे की तरफ जाती है। तो ये भी हो गया। तो दीज टू फोर्सेस आर ऑलवेज, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन कैसा हुआ, एक तो फॉरवर्ड हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है। तो इनका जो डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट होगा। These forces act on different object and so they do not cancel each other। तो ये जो फोर्सेस होती हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे होती है, इस वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती हैं। ठीक है, ये ऑपोजिट हो जाती हैं। Thus Newton's third law of motion describes the relationship between the फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस होती हैं वो एक्ट करती हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर, इसलिए इनको कैंसिल नहीं करती हैं एक दूसरे को। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही बताता है कि किस तरह की रिलेशन होती है फोर्सेस के बीच में, उनका क्या इंटरेक्शन होता है दोनों ऑब्जेक्ट्स का। तो यही हमको थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है। अब नेक्स्ट हम लास्ट पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। When two bodies collide with each other in absence of an external force, then the total final momentum of the bodies is equal to their initial momentum. मान लीजिए ये आपके टू बॉल्स हैं, ठीक है, बॉल जिनके दोनों के मोमेंटम अलग अलग होंगे ना, तो दोनों बॉडीज़ कोलाइड हो जाएं आपस में, ठीक है। मान लीजिए दोनों आकर के आपस में कोलाइड हो गई, मिक्स हो गई, मतलब पास पास आ गई, तो क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद फिर से क्या हो जाएंगी, ये अलग अलग हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका जो टोटल इनिशियल मोमेंटम होगा और जो फाइनल मोमेंटम होगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। दोनों मोमेंटम क्या होंगे, इनके इक्वल होंगे। इनकी वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी इसलिए चेंज हो जाएगी क्योंकि पहले तो ये स्टेशनरी थे, यहाँ पर थे, फिर इसके बाद कोलाइड हुए, फिर अलग अलग हो गए, तो इनकी वेलोसिटीज़ चेंज हो जाएंगी, लेकिन इनका जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी जो वेलोसिटी थी फर्स्ट वाली बॉल की वो ma थी, सॉरी मोमेंटम, और ठीक है, फर्स्ट वाले बॉल के जो मास था वो ma था, सेकेंड वाली बॉल का मास क्या था, mb था, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी वही चीज़ हुई है, लेकिन यहाँ पर जो इनकी वेलोसिटीज़ थी, ठीक, वो ua एंड ub दिखा रहा है, और जब ये आफ्टर कोलाइजन, ठीक है, जब ये कोलाइड होकर के जब ये अलग अलग हो गई तब क्या हुआ कि इसकी जो वेलोसिटी थी वो कैसी हो गई, चेंज हो गई। इनिशियल वेलोसिटी u होती है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या होती है, v होती है। इस वजह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ma प्लस mb, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल स्टेज था, लेकिन इस साइड आपका क्या है, फाइनल स्टेज है। सो फाइनल स्टेज में यहाँ पर क्या आ गया, फाइनल स्टेज में यहाँ पर बताया गया कि ये क्या हो जाएंगी, v हो जाएगा ना, यहाँ पर va प्लस mb vb। तो यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी दिखाई दे रही है हमको, ये हमारी कौन सी वेलोसिटी है इस साइड, ये हमारा फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, ये हमारा फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, और ये हमारा इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। और दोनों जो मोमेंटम्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, mv है ना, यही तो बताया था, मास इनटू वेलोसिटी, यही तो हमारा क्या होता है, मोमेंटम होता है, ये हमने आपको बताया था। तो इनिशियल मोमेंटम होगा तो mu होगा, फाइनल मोमेंटम होगा तो mv होगा। तो ये अब आपका पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, जितना भी आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था। लेकिन अभी इसके न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, लेकिन थ्योरी पार्ट आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया, आप इसके नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे और जो भी डाउट्स होगा वो भी क्लियर करेंगे।